नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 19 प्राकृतिक वनस्पति के स्मरणीय बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्मरणीय बिंदु। भारत के लगभग 23.03% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। वनों का विस्तार सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चीड़ के वृक्षों का प्रयोग रेल की पटरियों के विस्तार के लिए किया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। शुष्क पर्णपाती वनों को कांटेदार वनों के नाम से भी जाना जाता है। बेलाचली और दलदली वनों को ज्वरीय, डेल्टाई या मैग्रोव भी कहा जाता है। इन वनों में सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। जुलाई 1952 में भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। स्तनपायियों में सबसे विशाल जानवर हाथी है, जो असम, केरल और कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है। ऊंट थार के मरुस्थल में एवं जंगली गधा केवल कच्छ के रनों में ही मिलते हैं। एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मुख्य पशु हैं। सिंह अफ्रीका के अलावा केवल भारत में ही मिलते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में इनका प्राकृतिक निवास है। बंगाल टाइगर का निवास स्थान सुंदरवन है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। सबसे अधिक बाघ टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मानसूनी वनों में प्रमुख रूप से साल, सागौन, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। सरकारी नियंत्रण में रहने वाले वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। झूमिंग स्थानांतरित कृषि में वनों का विनाश होता है। चंदन वन पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को शिकार से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया था। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में भारत में 4 जीव मंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में 33% क्षेत्रों में वन होना चाहिए। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में रखा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। भारत की वनस्पति को भौगोलिक दृष्टि से 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा आर्द्र मानसूनी वन, तीसरा शुष्क मानसूनी वन, चौथा मानसूनी मरुस्थलीय वन, पांचवा डेल्टाई वन, छठवां शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सातवां हिमालय पर्वतीय वन। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न: घास भूमि का विस्तार किन भागों में होता है और क्यों? उत्तर: घास भूमियों का विस्तार मुख्य रूप से पृथ्वी के ऐसे भागों में होता है जहां जलवायु ना तो बहुत अधिक नम और ना ही बहुत अधिक शुष्क होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा सीमित मात्रा में होती है और तापमान मध्यम रहता है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल होता है। घास भूमि के विस्तार में मुख्य कारण और भाग निम्नलिखित हैं। पहला, सीमित वर्षा। इन क्षेत्रों में आमतौर पर मध्यम से कम वर्षा होती है, जो पेड़ों के जंगल के लिए अपर्याप्त है, लेकिन घास जैसी लचीली वनस्पतियों के लिए पर्याप्त होती है। दूसरा, मौसमी वर्षा। इन क्षेत्रों में वर्षा अक्सर एक विशिष्ट मौसम तक ही सीमित होती है, जिसके बाद शुष्क मौसम आता है। घास की जड़ें गहराई तक जाती हैं और वे शुष्क मौसम के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं। तीसरा, तापमान की चरम सीमा। शीतोष्ण घास भूमियों में गर्मियों और सर्दियों के बीच तापमान में बहुत अंतर होता है। घास इन बदलती मौसमों की स्थितियों के लिए प्रति अनुकूल होते हैं। मिट्टियों के प्रकार। इन क्षेत्रों की मिट्टियों अक्सर उपजाऊ होती है, लेकिन नमी बनाए रखने की क्षमता कम होती है, जो बड़े पेड़ों की तुलना में घास के विकास के लिए अधिक समर्थन करती है। उदाहरण: अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कैंपस, वेनेजुला का लानोस, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, जिसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, अर्जेंटीना का पंपास, रूस के स्टेप्सी, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स शामिल हैं। अगला प्रश्न: भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई वन क्यों पाए जाते हैं? उत्तर: भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई वन, जिसे मैंग्रोव वन या सुंदरी वन भी कहा जाता है, पाए जाते हैं, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भौगोलिक स्थिति। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी जैसी बड़ी नदियां बहती है। ये नदियां अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़ी डेल्टाओं का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन कहा जाता है। दूसरा, ज्वरीय प्रभाव।
ये क्षेत्र समुद्र के ज्वरीय जल से भर जाते हैं। डेल्टाई वन विशेष रूप से खारे पानी और ताजे पानी के मिश्रण वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन वनों में वृक्षों में खारे पानी को सहन करने की अद्वितीय क्षमता होती है। गाद तलछट का जमाव। नदियां अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ गाद और तलछट बहाकर लाती है और डेल्टा क्षेत्रों में जमा करती है। यह नरम मिट्टियां और गाद मैंग्रोव पौधों को उगाने और फैलाने के लिए अनुकूल होती है। विशिष्ट जड़ प्रणाली। इन वनों के वृक्षों जैसे सुंदरी वन श्वसन नामक विशेष जड़ें होती है जो कीचड़ से ऊपर हवा में निकलती है। ये जड़ें उन्हें ऑक्सीजन की कमी वाली दलदली मिट्टियों में भी सांस लेने की मदद करती है, जो पूर्वी घाट के डेल्टा क्षेत्रों की विशेषता है। अगला बिंदु, जलवायु परिस्थितियाँ। पूर्वी तट पर पर्याप्त वर्षा और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जल परिस्थितियां इन वनों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। संक्षेप में कहा जाए तो नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा खारे पानी की उपलब्धता, गाद का जमाव और विशिष्ट अनुकूलित वनस्पति के कारण ही भारत के पूर्वी तट पर सघन डेल्टाई वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वन कौन से हैं और क्यों? उत्तर, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वन वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और समाज को उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते हैं। ये वन बहुमूल्य संसाधन है क्योंकि वे कई उद्योगों और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। वनों की आर्थिक उपयोगिता और प्रमुख कारण और प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, इमारती लकड़ियों के स्रोत। भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने और अन्य बुनियादी ढांचों के कार्यों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। साल छत्तीसगढ़ के वनों में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से घर बनाने, खंभों और रेलवे स्लीपर बनाने में होता है। सागौन, यह अपनी उच्च गुणवत्ता, दीमक प्रतिरोधक क्षमता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रीमियम फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियां बनाने में होता है। दूसरा, गैर इमारती लकड़ियाँ, वनोपज। ये उत्पाद स्थानीय समुदायों की आजीविका का मुख्य आधार होते हैं और कई छोटे और कुटीर उद्योगों का कच्चा माल प्रदान करते हैं। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। बांस का उपयोग टोकरी बनाने, कागज उद्योग और अन्य निर्माण कार्यों में होता है। वन अनेक प्रकार के औषधि पौधे जैसे हर्रा, बहेड़ा, आंवला का भंडार है, जो आयुर्वेदिक और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, उद्योगों के लिए कच्चा माल। वन आधारित उद्योग जैसे कागज मिलें, माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर ही निर्भर होते हैं। चौथा बिंदु, पर्यावरणीय और अप्रत्यक्ष लाभ। ये सीधे तौर पे उत्पाद नहीं होते हैं, लेकिन इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। वनों की जड़ें मिट्टियों को बहने से रोकती है, जिससे कृषि भूमि का क्षरण रुकता है। वन वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर को बढ़ाते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं, जिसका लंबी अवधि में अव्यवस्था और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे राजस्व प्राप्त होती है और स्थानीय रोजगार सृजित होते हैं। वन आर्थिक दृष्टि से हमें लकड़ी, ईंधन, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो सतत विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, वनों के विकास को रोकने के लिए आधुनिक उपाय क्या क्या किए गए? उत्तर, वनों के विनाश को रोकने के लिए कई आधुनिक उपाय हैं जो तकनीकी विकास और पुरानी प्रथाओं को जोड़ते हैं। आधुनिक उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, वनीकरण और पुनर्वनीकरण। यह सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक उपाय है। इसमें वनों की कटाई के बाद नए पेड़ पौधे लगाने, पुनर्नवीनीकरण और नए क्षेत्रों में वन आवरण का विस्तार, वनीकरण शामिल है। ड्रोन और उपग्रह डेटा का उपयोग करके बड़े पैमानों पर रोपण की योजना बनाई जाती है। दूसरा, वन प्रबंधन। इसमें वनों का प्रबंधन इस प्रकार करना शामिल है जिसमें वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बनाए रहेंगे। इसमें नियंत्रित कटाई, चयनात्मक कटाई और पेड़ों को लगाना शामिल है। तीसरा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। खाना पकाने और हीटिंग के लिए लकड़ियों का निरंतर कम करने के लिए सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई कम होती है। चौथा, वन संरक्षण में प्रौद्योगिकी का विकास का उपयोग। रिमोट सेंसिंग, उपग्रह इमरजेंसी, वनों की निगरानी, अवैध कटाई का पता लगाने और वनों के स्वास्थ्य का आंकलन करने के लिए उपग्रहों
का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, वन प्रबंधन योजना बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जीआईएस डेटा का उपयोग किया जाता है। दूर दराज के इलाकों में गश्त करने और आग का पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। पांचवा, सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम। स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण प्रयासों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। संयुक्त वन प्रबंधन जैसी पहले स्थानीय लोगों को वन संसाधनों की रक्षा और प्रबंधन में हिस्सेदार बनाती है। छठवां, कठोर कानूनी ढांचे और प्रबंधन। अवैध कटाई, शिकार और अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कानून हो। आधुनिक निगरानी तकनीकी इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। ये उपाय सामूहिक रूप से वन विकास की समस्या का समाधान करते हैं और मानव की जरूरतों और परिस्थितियों संतुलन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं? उत्तर, वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ असंख्य हैं और ये पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों से होने वाले प्रमुख अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, जलवायु नियंत्रण। वन स्थानीय और विश्व की जलवायु को संतुलित रखते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करते हैं और तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा, मृदा संरक्षण। पेड़ों की जड़ें मिट्टियों को मजबूती से पकड़े रहती है, जिससे जल और वायु द्वारा होने वाले मृदा अपरदन में कमी आती है। तीसरा, वर्षा में सहायक। वन वायु में नमी का बनाए रखने के लिए प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में नमी बढ़ाते हैं, जिससे वर्षा होने में सहायता मिलती है। चौथा, बाढ़ नियंत्रण। वन वर्षा के जल के वेग को कम करते हैं और उसे भूमि में रिसने में मदद करते हैं, जिससे आकस्मिक बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। पांचवा, पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता। वन जंगली जानवरों और पक्षियों का प्राकृतिक आवास है, जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। छठवां, जल चक्र का नियमन। वन भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने और नदियों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त अप्रत्यक्ष लाभों से वनों का महत्व मानव जीवन और प्रकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकता प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रकृति में हर जीव को अपनी भूमिका है, जैसे शेर हिरणों की संख्या को नियंत्रित करता है और हिरण घासों को। यदि वन्य जीव समाज खत्म हो जाएगा तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। दूसरा, खाद्य श्रृंखला के लिए सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रजाति के लुप्त होने से दूसरी प्रजाति के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है। तीसरा, बीमारियों से बचाव के लिए। जब वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास जंगल खत्म हो जाता है तो वे इंसानों के करीब आते हैं, जिससे जानवरों में होने वाली बीमारियां इंसानों में भी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, दवाइयों और जड़ी बूटियों के लिए। बहुत से वन्य जीव और पौधे ऐसी दवाइयां बनाने में काम आते हैं जिसका उपयोग असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। पांचवा, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां इन जीवों को केवल तस्वीर में ना देखें, बल्कि उन्हें वास्तविकता से देख सकें और इसके महत्व को समझ सकें। छठवां, मिट्टी और पानी की सुरक्षा। वन्य जीव जंगलों को स्वस्थ रखते हैं और स्वस्थ जंगल हमें शुद्ध हवा, पानी और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करते हैं। वन जीवों को बचाना केवल जानवरों को बचाना नहीं, बल्कि स्वयं इंसान के अस्तित्व को बचाना भी है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक संतुलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पारिस्थितिक संतुलन का अर्थ किसी पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र की वह स्थिति है जहां उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे के साथ और स्थिरता के साथ रहते हैं। इसे और सरल शब्दों में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला, संख्या की स्थिरता। जब किसी जंगल या क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां जैसे घास, हिरण और शेर की संख्या लगभग स्थिर रहती है और कोई एक प्रजाति दूसरी को पूरी तरह खत्म नहीं करती तो उसे संतुलन कहते हैं। दूसरा, परस्पर निर्भरता। प्रकृति में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण के लिए पौधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को। यदि यह चक्र सही तरीके से चलता है तो संतुलन बना रहता है। तीसरा, प्राकृतिक चक्रों का सही चलना। जल चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र जैसे प्राकृतिक चक्रों का बिना किसी रुकावट के चलते रहना पारिस्थितिक संतुलन की निशानी है। चौथा, असंतुलन का कारण। जब मानवीय हस्तक्षेप जैसे पेड़ों की कटाई, प्रदूषण या शिकार के कारण किसी प्रजाति की संख्या बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। सरल शब्दों में,
पारिस्थितिक संतुलन प्रकृति की वह तुलना या बैलेंस है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने में आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उत्तर, प्राकृतिक वनस्पति वह पेड़ पौधे, घास और झाड़ियां हैं जो बिना किसी मनुष्य की मदद के अपने आप उगते हैं। इसे किसी ने लगाया नहीं होता है और ना ही इसे देखभाल मनुष्य करते हैं। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए अनुकूल जलवायु, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां जलवायु अत्यधिक गर्म और आर्द्र होती है। मुख्य परिस्थितियां इस प्रकार हैं। पहला, वर्षा। इन वनों के विकास के लिए वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होनी चाहिए। दूसरा, तापमान। यहाँ का औसत तापमान लगभग 22 अंश सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तीसरा, आर्द्रता। इन क्षेत्रों में साल भर उच्च आर्द्रता बनी रहती है और शुष्क ऋतु बहुत कम समय के लिए होती है। पर्याप्त वर्षा और उच्च तापमान के कारण ये वन साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं क्योंकि इनके वृक्षों के पत्ते गिरने की कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगला प्रश्न, वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, वनों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं। पहला, राष्ट्रीय वन नीति। सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू की है जिसका मुख्य लक्ष्य देश में लगभग 33% भाग पर वन लगाना है ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके। दूसरा, कानूनी उपाय। सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया है। इसके तहत जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई गई है और वन भूमि को बिना अनुमति खेती या अन्य कामों के लिए उपयोग के लिए गैरकानूनी माना गया है। तीसरा, वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी। खाली पड़ी जमीनों पर, सड़कों के किनारे और नहरों के पास नए पेड़ लगाने का अभियान चलाए जाते हैं जिससे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। चौथा, अवैध कटाई और शिकार पर रोक। वनों को बचाने के लिए पेड़ों की अवैध कटाई और वन्य जीवों के शिकार पर कड़े कानून बनाए गए हैं। पांचवा, आग से सुरक्षा। जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष निगरानी दल बनाए गए हैं और जंगलों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि आग न लगे। छठवां, जन जागरूकता और भागीदारी। लोगों को वनों का महत्व समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसमें स्थानीय ग्रामीणों को भी संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से सुरक्षा कार्यों में जोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ की विशेष पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया है ताकि वनों से प्राप्त होने वाली औषधि और वनों का बेहतर विकास हो। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। हम समय समय पर कक्षा 11वीं और 12वीं के विषयों के कला संकाय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। धन्यवाद।